हेलो गाइस, दिस इज़ निर्मल गुप्ता। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम सीटेट के लिए 7th क्लास की एनसीईआरटी बेस्ड बुक हिस्ट्री की बुक से चैप्टर 9 क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण डिस्कस करेंगे और हमारा टारगेट होगा सीटेट के लिए सभी इम्पोर्टेंट डिस्कशन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। तो स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले जो आज फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को टच करें, जिससे आने वाले सभी वीडियोस का अलर्ट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो स्टार्ट करते हैं क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। सबसे पहले हम समझेंगे कि क्षेत्रीय संस्कृतियां होती क्या हैं। संस्कृति शब्द एक बहुत ही व्यापक शब्द है। इसके अंतर्गत हमारा भोजन, रहन सहन, हमारे वस्त्र, हमारी वेशभूषा, हमारा संगीत, नृत्य, हमारा व्यवहार सब कुछ आ जाता है। तो हम समझेंगे कि क्षेत्रीय संस्कृतियां, और जब ये सब कुछ आ जाता है और ये सब एक क्षेत्र से संबंधित होता है तो वो वहाँ की क्षेत्रीय संस्कृति बन जाती है। तो हम इसे थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर कि जो बोलचाल की भाषा है उसे हम परिभाषित कर सकते हैं। जब हम किसी व्यक्ति को तमिल या उड़िया कहते हैं तो आमतौर पर इसका अर्थ होता है कि वह तमिल अथवा उड़िया की भाषा बोलता है और तमिलनाडु या उड़ीसा क्षेत्र में रहता है। तो इससे हमें पता चला वो तमिल भाषा बोल रहा है, तमिलनाडु का रहने वाला है, उड़िया भाषा बोल रहा है तो उड़ीसा का रहने वाला है। तो हमने वहां की संस्कृति को किसके आधार पर पहचाना? भाषा के आधार पर। तो इस तरह से हम कुछ प्रत्येक क्षेत्र को कुछ खास किस्म के भोजन, वस्त्र, काव्य, नृत्य, संगीत और चित्रकला से जोड़ा करते हैं। कभी कभी हम इन अस्मिताओं को मान चलते हैं और सोच लेते हैं कि ये युगांतरों तक अस्तित्व में हैं। मीन्स ये बहुत लंबे समय से अस्तित्व में पहले से थी और अभी भी चली आ रही हैं, किंतु भिन्न भिन्न क्षेत्रों के बीच विभाजक सीमाओं के बनने, जैसे कि हमें पता है यहाँ तक दिल्ली का क्षेत्र है, यहाँ से आगे गुड़गांव शुरू हो जाता है। तो हर स्टेट का एक अलग अलग सीमाएं बनी हुई हैं। तो उनके बनने के समय की भूमिका रही है, जिसे हम आज क्षेत्रीय संस्कृतियां समझते हैं। वे समय के साथ साथ बदली और सच तो यह है कि वो आज भी बदल रही हैं। तो आई होप कि आप सभी को समझ आ गया होगा कि क्षेत्रीय संस्कृतियां क्या होती हैं। इसके अंतर्गत हम किन किन चीजों को समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, ये हमने समझा क्षेत्रीय संस्कृतियों के बारे में, लेकिन हमने एक अपनी अंडरस्टैंडिंग बना ली और हमारा टारगेट क्या है? सीटेट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं। चेर और मलयालम भाषा का विकास, यहाँ से सीटेट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो हम देखते हैं कि महोदयपुरम का चेर राज्य, जो हमारे सीटेट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे हम वही डिस्कस करेंगे, जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसे हम स्किप करते जाएंगे। तो महोदयपुरम का चेर राज्य, अब हमें याद रखना है चेर राज्य कहाँ पर है? महोदयपुरम में है। प्रायद्वीप के दक्षिणी पश्चिमी भाग में है। किधर है ये? दक्षिणी पश्चिमी भाग में है, जो आज केरल राज्य का हिस्सा है। हमें ये याद रखना है कि चेर राज्य किस राज्य का हिस्सा है? केरल राज्य का हिस्सा है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और 9वीं शताब्दी में स्थापित किया गया था। संभवतः मलयालम भाषा इस इलाके में बोली जाती है। तो इस इलाके में कौन सी भाषा बोली जाती है? मलयालम भाषा बोली जाती है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है कि चेर राज्य में या केरल राज्य की भाषा कौन सी है? मलयालम है। शासकों ने मलयालम भाषा एवं लिपि का प्रयोग अपने अभिलेखों में किया। अब हमारे लिए यहाँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो सीटेट के पर्पज से था वो यही क्वेश्चन था कि पहला महोदयपुरम का चेर राज्य है, एक ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, केरल राज्य का एक ये हिस्सा है। तीसरा, यहाँ की भाषा मलयालम भाषा है। चेर राज्य की पूछी जाए या केरल राज्य की भाषा पूछी जाए तो हमें आंसर क्या देना है? मलयालम भाषा यहाँ की भाषा है। अब हम इससे आगे चलते हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मलयालम भाषा की जो साहित्यिक कृतियां हैं, देखिए मलयालम भाषा की पहली साहित्यिक कृतियां जो लगभग 12वीं शताब्दी की बताई जाती हैं, प्रत्यक्ष रूप से संस्कृत की ऋणी है। यह भी एक काफी रोचक तथ्य है कि 14वीं शताब्दी का एक ग्रंथ लीला तिलकम, ये सीटेट में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। लीला तिलकम में जो व्याकरण और काव्य शास्त्र विषयक है, इसका विषय पूछा गया था कि जो लीला तिलकम ग्रंथ है वो किस विषय पर आधारित है। तो हमें याद रखना है इसमें किसका वर्णन किया गया? व्याकरण और काव्य शास्त्र का। और ये इसकी शैली क्या है? मणि प्रवालम शैली में लिखा गया है। इसकी शैली क्या है? मणि प्रवालम शैली। मणि प्रवालम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? हीरा और
मूंगा। यहाँ दो भाषाओं संस्कृत और क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ प्रयोग की ओर संकेत करता है। तो इस पैराग्राफ में हमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो सीटेट के पर्पस से वो क्या लगा कि 14वीं शताब्दी में जो ग्रंथ लिखा गया उसका नाम क्या था, लीला तिलकम था। ये किस विषय पर आधारित था, व्याकरण और काव्य शास्त्र पर। मणि प्रवालम शैली में लिखा गया है। और सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मणि प्रवालम शैली का शाब्दिक अर्थ होता है हीरा और मूंगा। यहाँ दो भाषाओं, और ये दो भाषाओं पर आधारित है, कौन कौन सी, संस्कृत और क्षेत्रीय भाषा। तो हमें ये याद रखना है, ठीक है। और ये कहाँ का है, मलयालम भाषा की है। ये मलयालम भाषा कहाँ बोली जाती है, चेर राज्य में या केरल राज्य में। तो अब हम इससे आगे चलते हैं। शासक एवं धार्मिक परंपराएं, जगन्नाथी संप्रदाय। इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है सीटेट के पर्पज से। पुरी उड़ीसा में जगन्नाथ का संप्रदाय, जो जगन्नाथ जी का मंदिर है वो कहाँ पर है, उड़ीसा में है, पुरी में। जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ है दुनिया का मालिक। जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ क्या है, दुनिया का मालिक, जो विष्णु का पर्यायवाची है। और ये शब्द कहाँ से निकला है, ये जो विष्णु भगवान थे ये जगन्नाथ के स्थानीय देवता थे, उन्होंने आगे चल के विष्णु का रूप ले लिया, ठीक है। तो इसके लिए जो हमारा सीटेट के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो है जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ दुनिया का मालिक, जो विष्णु का पर्यायवाची है। और जगन्नाथ जी का मंदिर कहाँ पर है, उड़ीसा में है। 12वीं शताब्दी में, अब देखिए यहाँ से इंपोर्टेंट है, 12वीं शताब्दी में गंग वंश के एक अत्यंत प्रतापी राजा अनंत वर्मन ने पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनवाने का निर्णय लिया था। तो किस राजा ने लिया था, हमें याद रखना है, गंग वंश के राजा थे राजा अनंत वर्मन, राजा अनंत वर्मन। उसके बाद 1230 में अनंग भीम तृतीय ने अपना राज्य पुरुषोत्तम जगन्नाथ को अर्पित कर दिया था और स्वयं को जगन्नाथ का प्रतिनिधि घोषित कर दिया गया था। तो देखिए यहाँ पे हमने पढ़ लिया, हमें एक कहानी के रूप में याद हो गया, लेकिन हमें सीटेट के पर्पज से किस तरह से देखना है कि वहां पर जगन्नाथ जी से संबंधित अगर 4 तथ्य आते हैं तो हमें वो सही या गलत में ध्यान रखना है। तो इसका निर्माण किसने करवाया था, देखो मंदिर बनवाने का निश्चय किसने किया था, राजा अनंत वर्मन ने। और उसके लिए जमीन किसने दी थी, अनंग भीम तृतीय ने अपना राज्य पुरुषोत्तम जगन्नाथ को अर्पित कर दिया था। और किस राजा ने अपने आप को जगन्नाथ का प्रतिनिधि घोषित किया था, तो वो थे अनंग भीम तृतीय। इन्होंने जगन्नाथ जी का, और जगन्नाथ जी के मंदिर में जो 3 मूर्तियां हैं वो किस किस की हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये हमें याद रखना है। बालभद्र, सुभद्रा और जगन्नाथ जी की हैं। बालभद्र, सुभद्रा और जगन्नाथ जी की लघु मूर्तियां हैं। तो ये क्षेत्रीय संस्कृतियां। अब इससे देखिए वहां की मूर्ति है, वहां की संस्कृति है, इससे हमें वहां की क्षेत्रीय संस्कृति के बारे में पता चलता है। अब हम इससे आगे चलते हैं। राजपूत, यहाँ पे देख सकते हैं आप जगन्नाथ जी का ये मंदिर दिखाई दे रहा है। राजपूत और शूरवीरता की परंपराएं। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो जो पढ़ते हैं, ये जो शासकों के आदर्शों और अभिलाषाओं के साथ जुड़ी हुई हैं। जितनी भी जो यहाँ की संस्कृति है, हमें संस्कृति के बारे में पता कैसे चलता है कि जो शासक थे उनके आदर्श, उनकी अभिलाषाएं, उनसे हमें वहाँ के बारे में पता चलता है। अब हम आगे चलते हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि इसमें देखिए ये हम क्या स्त्रियों को भी इन कहानियों में स्थान प्राप्त था, तो कभी कभी वे झगड़े के कारण के रूप में भी विद्यमान हैं। जब पुरुष स्त्रियों को जीतने के लिए अथवा उनकी रक्षा के लिए आपस में लड़ते थे, कहीं कहीं ये भी चित्रित किया गया है कि स्त्रियां अपने सूरवीर पतियों का जीवन मरण दोनों में अनुसरण करती थी। जीवन और मरण का मतलब है कि जब अगर पति सूरवीर वीरता को प्राप्त हो जाते थे, वीर गति को प्राप्त हो जाते थे, वीर गति मतलब युद्ध करते करते मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे, तो वे उसका अनुसरण करती थी, मीन्स खुद भी सती हो जाती थी। तो अब हम आगे चलते हैं। पर जिंदा जल जाने की प्रथा थी। देखिए यहाँ पे दिखाया गया है कि जिंदा जल जाने की प्रथा भी कहानियों से हमें उल्लिखित या मिलती है। अब जो सीटेट के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हम वो डिस्कस करेंगे। सूरवीरता की कहानियां, इसमें हम कथक शब्द के बारे में पढ़ेंगे। देखिए कथक शब्द का इतिहास जानते हैं कि यह नृत्य शैली उत्तर भारत के अनेक भागों से जुड़ी है। जो कथक शब्द है ये किधर है, उत्तर भारत के अनेक भागों से जुड़ी है। कथक शब्द कथा शब्द से निकला है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। कथक शब्द किससे निकला है, कथा शब्द से, जिसका प्रयोग संस्कृत तथा अन्य भाषाओं में कहानी के लिए किया जाता है। तो कथक का मतलब क्या हो गया, कहानी या कथा।
कथक मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में कथा यानी कहानी सुनाने वालों की एक जाति थी। अब कथक क्या है? कथक नृत्य तो है, लेकिन यहाँ से हमें पता चलता है कि जो हमारी एनसीईआरटी की बुक कहती है वही बात सही है। कथक कहता है कि ये जो एनसीईआरटी की बुक में बताया गया है कि कथक क्या है? कहानी सुनाने वालों की एक जाति थी। तो जाति समझ के, क्योंकि नृत्य तो हम सभी को पता है, तो हमें ध्यान रखना है कि कथक कौन थे? कहानी सुनाने वालों की एक जाति थी। ये कथाकार अपने हाव भाव तथा संगीत से अपने कथा वचन को अलंकृत किया करते थे। और जब ये कहानी सुनाते थे तो कैसे सुनाते थे? अपने हाव भावों के द्वारा और संगीत के द्वारा। 15वीं और 16वीं शताब्दियों में भक्ति आंदोलन के प्रसार के साथ कथक एक विशिष्ट नृत्य शैली का रूप धारण करने लगा। राधा कृष्ण की, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक हमने कथक के बारे में जाना। सबसे पहले कथक क्या है? कथा है या कहानी के लिए प्रयोग किया जाता था। और किस भाषा में प्रयोग किया गया कथक का? कथक किस भाषा में सुनाया गया? संस्कृत में। और कथक क्या थी? सुनाने वालों की एक जाति थी। और ये जो कुछ भी सुनाते थे कहानियां, वो अपने हाव भाव और संगीत से सजाकर सुनाते थे। और सबसे ज्यादा इस कथक का प्रचार प्रसार कब हुआ था? 15वीं और 16वीं शताब्दी में। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है सीटेट के लिए। आगे चलते हैं। राधा कृष्ण के पौराणिक आख्यान कहानियां। आख्यान मीन्स क्या होता है? कहानियां। लोक नाट्य के रूप में प्रस्तुत किए जाते थे, जिन्हें रास लीला कहा जाता था। राधा कृष्ण की जो लोक नाट्य के रूप में जो कुछ वर्णित किया जाता है उसे क्या कहते हैं? रासलीला। और रासलीला में लोक नृत्य के साथ कथक कथाकार के मूल हाव भाव भी जुड़े हुए होते थे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब हमें यहाँ पर सीटेट के लिए ये भी समझना है कि वो कौन कौन से शासक थे जिन्होंने इस कथक को शरण दी थी। तो यहाँ से इंपोर्टेंट टॉपिक है, पढ़ते हैं। मुगल बादशाहों और उनके अभिजातों के शासनकाल में कथक नृत्य राज दरबार में प्रस्तुत किया जाता था। कहाँ प्रस्तुत किया जाता था? राज दरबार में, जहाँ इस नृत्य ने अपने वर्तमान अभिलक्षण अर्जित किए और एक विशिष्ट नृत्य शैली के रूप में विकसित हो गया। आगे चल के ये जो कथक नृत्य था, आगे चल के ये घरानों में फूला फला। और घराने कौन कौन से थे ये इंपोर्टेंट है, हमें याद रखना है। राजस्थान में जयपुर के राज दरबारों में और लखनऊ में। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। कौन कौन से हैं? राजस्थान में जयपुर और लखनऊ, यहाँ के राजघरानों में। और अवध के अंतिम शासक नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में यह एक प्रमुख कला के रूप में उभरा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये हमें याद रखना है। तो जो कथक नृत्य था उसके लिए हम अगर पूछा जाए कि किन मुगल बादशाह ने जो है बहुत अधिक इसे संरक्षण दिया, तो वो थे अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह। और घरानों में राजस्थान या लखनऊ के घराने। तो यह नृत्य शैली के रूप में इन दो क्षेत्रों में नहीं बल्कि आज के पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, अब तो ये सभी जगह जो है कथक को अपनाया जाता है, लेकिन ये वहां पर संस्कृति के रूप में उभरा था। बिहार और मध्य प्रदेश के निकटवर्ती इलाकों में भी पक्के तौर पर संस्थापित हो गया है। तो आई होप कि आप सभी को समझ आ रहा होगा और कथक के बारे में जो भी हमारा कोई भी भ्रम नहीं रहेगा। अगर हम बुक में डिटेल में पढ़ेंगे तो हमें बिल्कुल सही आंसर समझ आएंगे। अब हम देखते हैं इससे आगे शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य क्या है हम यहाँ पर देख सकते हैं। शास्त्रीय नृत्य इसलिए मानते हैं, देखिए शास्त्रीय नृत्य, एक नृत्य को शास्त्रीय नृत्य क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसके लिए अत्यधिक कौशल की आवश्यकता होती है, जो कई वर्षों तक लंबे प्रशिक्षण से ही प्राप्त होता है। अथवा यह शास्त्रीय इसलिए है क्योंकि यह निर्धारित नियमों के अनुसार ही प्रदर्शित या प्रस्तुत किया जाता है। तो शास्त्रीय नृत्य के लिए क्या होता है कि ये नियमों के आधार पर ही प्रदर्शित किया जाता है। ऐसे नहीं कि जैसे हमारा मन किया हम वैसे ही नृत्य करना शुरू कर दें, नहीं। शास्त्रीय नृत्य और एक साधारण नृत्य में यही अंतर होता है कि वो एक कौशल के साथ डांस किया जाता है और वो नियमों पर आधारित होता है। तो अब हम आगे चलते हैं और समझेंगे कौन कौन से शास्त्रीय नृत्य किस किस क्षेत्र के हैं, जो कि सीटेट के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। फ्रेंड्स, इसे बहुत अच्छे से लर्न कर लें क्योंकि हमें याद होते हैं, लेकिन पेपर के टाइम पे हम कंफ्यूज ना हो जाएं, इसलिए हमें बार बार इन्हें कहीं लिखकर याद कर लेना चाहिए। तो भरतनाट्यम कहाँ का नृत्य है? तमिलनाडु का। कथकली केरल का। ओडिसी उड़ीसा का। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। और मणिपुरी मणिपुर का। ठीक है, तो ये शास्त्रीय नृत्य हैं और ये वो क्षेत्र हैं जहाँ के इन्हें नृत्य माना जाता है। अब हम इससे आगे चलते हैं। लघु चित्रों की परंपरा।
लघु चित्र किसे कहते हैं? देखिए, जैसे कि उससे आकार से ही हमें पता चलता है, हम इसमें पढ़ते हैं, जैसे कि उसके आकार से ही हमें पता चलता है कि छोटे आकार के चित्र होते हैं। लघु मीन्स छोटा, जिन्हें आमतौर पर जल रंगों से कपड़े या कागज पर चित्रित किया जाता है। तो इस लघु चित्र किस पे बनाए जाते हैं? कपड़े पर या कागज पर बनाए जाते हैं। और किससे बनाए जाते हैं? जल रंगों के द्वारा बनाए जाते हैं। प्राचीनतम लघु चित्र तालपत्रों अथवा लकड़ी की तख्तियों पर चित्रित किए जाते थे। तो हमारे लिए जो सीटेट के पर्पज से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो बस यही है कि जो लघु चित्र हैं वो किस पे बनाए जाते थे? कपड़े या कागज पर बनाए जाते थे, और ये जल रंगों के द्वारा बनाए जाते हैं, और ये छोटे आकार के होते हैं, और ये चटक रंगों में भी होते हैं। अब हम इससे आगे चलते हैं। हम बस वही टॉपिक पढ़ेंगे जो सीटेट के लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए, यहाँ सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है। 17वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में इस क्षेत्र में लघु चित्रकला की एक साहसपूर्ण भाव प्रणव शैली का विकास हो गया, जिसे बसोहली शैली कहा जाता है। ये बसोहली शैली सीटेट में कई बार पूछी जा चुकी है, इसलिए हमें याद रखनी है बसोहली शैली। यहाँ जो सबसे लोकप्रिय पुस्तक चित्रित की गई वह थी भानुदत्त की रसमंजरी। भानुदत्त रसमंजरी पुस्तक पूछी जा चुकी है कि रसमंजरी के लेखक कौन है, तो हमें याद रखना है भानुदत्त है। रसमंजरी पुस्तक का नाम है और भानुदत्त लेखक का नाम है। 1739 में नादिर शाह के आक्रमण और दिल्ली विजय के परिणाम स्वरूप मुगल कलाकार मैदानी इलाकों की अनिश्चितताओं से बचने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों की ओर पलायन कर गए थे। तो यहाँ पे जो सीटेट के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो क्या है कि एक तो रसमंजरी पुस्तक की रचना किसने की थी? भानुदत्त ने। दूसरा बसोहली शैली है, बसोहली शैली है। अब देखिए, ये जो बसोहली शैली है ये कहाँ की है? ये है आधुनिक हिमाचल प्रदेश के, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बसोहली शैली कहाँ की है? आधुनिक हिमाचल प्रदेश के इर्द गिर्द हिमालय की तलहटी का जो क्षेत्र है वहां पर इस बसोहली शैली को विकसित किया गया था, और इस क्षेत्र में लघु चित्रकला की एक साहसपूर्ण और भावप्रणव शैली का विकास हो गया था। तो बसोहली शैली कहाँ की है? हिमालय क्षेत्र के आसपास का जो तलहटी का इलाका है। यहाँ देखिए, आधुनिक हिमाचल प्रदेश के इर्द गिर्द हिमालय की तलहटी के क्षेत्र का जो इलाका है वहां पे जिस शैली का विकास हुआ था उसे बसोहली शैली कहा जाता है। और रसमंजरी पुस्तक के रचयिता भानुदत्त हैं। तो अब हम इससे आगे चलते हैं। ये देखिए, अब इस यहां से देखिए इस शैली में किस तरह से, मतलब किस तरह के रंगों का प्रयोग किया गया, ये सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो हम ये देखते हैं कि इस शैली में देखिए वहां जाते जाते आश्रयदाता तैयार मिले, जिसके फलस्वरूप चित्रकारी की कांगड़ा शैली भी विकसित हो गई। अभी हमने बसोहली शैली के बारे में पढ़ा, अब कांगड़ा शैली के बारे में। तो 18वीं शताब्दी के मध्य भाग तक कांगड़ा के कलाकारों में एक नई शैली विकसित कर ली, जिसने लघु चित्रकारी में एक नई जान डाल दी। जो लघु चित्रकारी थी उसमें एक नई जान डाल दी। उनकी प्रेरणा का स्रोत वहां की वैष्णव परंपराएं थी। अब सीटेट में जो पूछा गया क्वेश्चन है हम वो डिस्कस करेंगे कि जो कांगड़ा शैली है, चित्रकारी की जो कांगड़ा शैली है, उसमें किस तरह के रंगों का प्रयोग किया गया था। तो ये हमें याद रखना है, ठंडे नीले और हरे रंगों सहित कोमल रंगों का प्रयोग किया गया था। और विषयों का काव्यात्मक निरूपण कांगड़ा शैली की विशेषता है। ये पूछा गया क्वेश्चन है कि किस तरह के रंगों का प्रयोग किया गया, तो ठंडे नीले और हरे रंगों का प्रयोग किया गया था। स्मरण रहे कि साधारण स्त्री पुरुष भी बर्तनों, दीवार, कपड़ों और फर्श आदि पर अपनी कलाकृतियां चित्रित करते थे। और ये जो कलाकृति थी कांगड़ा शैली की, ये कहाँ कहाँ पे, ऐसा नहीं है कि केवल एक लघु चित्र ही बनाए जाते थे, बल्कि वो लघु चित्र बर्तनों पर भी बनाए जा सकते थे, दीवारों पर भी, कपड़ों पर, फर्श पर, कहीं भी कला के इस नमूने में से कुछ ही बच पाते हैं। इसके विपरीत लघु चित्र राजमहलों में सावधानी पूर्वक भी रखे जाते थे। तो आई होप कि आपको जो कांगड़ा शैली है और जो बसोहली शैली है ये क्लियर हो गई होगी। दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है सीटेट के लिए। अब हम आगे चलते हैं। बंगाल नजदीक से एक नजर। अब हम इसमें बंगाल के बारे में पढ़ेंगे कि अक्सर क्षेत्रों के नाम वहां के निवासियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा के अनुसार निर्धारित किए जाते हैं। इसलिए हम ये मान लेते हैं कि बंगाल में लोग हमेशा बंगाली बंगला ही बोलते हैं, लेकिन
ये एक बहुत ही दिलचस्प बात है कि आज बंगाली संस्कृत भाषा से निकली हुई भाषा मानी जाती है। अब देखिए, हम हिंदी को तो समझते हैं कि हिंदी भी संस्कृत भाषा से निकली हुई भाषा है, लेकिन बंगाली भाषा के बारे में अगर आपसे पूछा है तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि बंगाली भाषा भी संस्कृत भाषा से निकली हुई भाषा मानी जाती है। तो हमें याद रखना है, बंगाली भाषा किस भाषा से निकली है? संस्कृत भाषा से निकली है। अब आगे चलते हैं। ईसा पूर्व चौथी तीसरी शताब्दी से बंगाल और मगध किधर इलाके में पड़ते हैं? दक्षिणी बिहार में, के बीच वाणिज्यिक संबंध स्थापित होने लगे थे, जिसके कारण संभवतः संस्कृत का प्रभाव बढ़ता गया होगा और चौथी शताब्दी के दौरान गुप्त वंशीय शासकों ने उत्तरी बंगाल पर अपना राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर लिया। अब हम इससे आगे चलते हैं। देखिए, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है हम वही पढ़ेंगे। यहां से 8वीं शताब्दी से पाल शासकों के अंतर्गत एक क्षेत्रीय राज्य का उद्भव हुआ और 16वीं शताब्दियों के बीच बंगाल पर सुल्तानों का शासक रहा। दिल्ली में स्थित शासकों ने स्वतंत्र थे। जब अकबर ने इस प्रदेश बंगाल को जीत लिया तो उसे सूबा माने जाने लगा, बंगाल क्षेत्र को सूबा माने जाने लगा। उस समय प्रशासन की भाषा तो फारसी थी, लेकिन बंगाली एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में विकसित हुई थी। तो हम इसमें आगे चलते हैं। देखिए, यहाँ से सीटेट के लिए इम्पोर्टेंट है कि यह साहित्यिक भाषा उस क्षेत्र के पश्चिमी भाग की बोलचाल की भाषा थी। ठीक है, तो साहित्यिक भाषा कौन सी थी? बंगाली भाषा, जिसे अब पश्चिम बंगाल कहा जाता है। उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? पश्चिम बंगाल कहा जाता है। यद्यपि बंगाली का उद्भव संस्कृत से ही हुआ है, पर यह अपने क्रम विकास के अनेक अवस्थाओं से गुजरी और गैर संस्कृत शब्दों का एक विशाल शब्द भंडार जो जनजातीय भाषाओं, फारसी, यूरोपीय भाषाओं सहित अनेक स्रोतों से इसे प्राप्त हुआ, आधुनिक बंगाली का एक हिस्सा बन गई। इसका मतलब है कि जो बंगाली भाषा है वो केवल संस्कृत भाषा से तो उद्भव हुआ है, लेकिन उसमें संस्कृत के ही शब्द नहीं है, बल्कि फारसी भाषा के भी हैं, यूरोपीय भाषा के हैं, बहुत सारी जनजातीय भाषाओं के भी शब्द उसमें मिलते हैं। अब हम इससे आगे चलते हैं। जो सीटेट के लिए इम्पोर्टेंट है वो देखते हैं। बंगाल के प्रारंभिक साहित्य को 2 श्रेणियों में बांटा जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। 2 श्रेणियों में बांटा जाता है। पहली संस्कृत की ऋणी है, जो पहला साहित्य का भाग है वो संस्कृत का ऋणी है। दूसरी उससे स्वतंत्र है। पहली श्रेणी में संस्कृत महाकाव्यों के अनुवाद, किसमें? मंगल काव्य, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, बंगाली भाषा में लिखा गया है। मंगल काव्य शाब्दिक अर्थों में शुभ यानी मांगलिक काव्य, मंगल काव्य का शाब्दिक अर्थ पूछा जा चुका है, मांगलिक काव्य, जो स्थानीय देवी देवताओं से संबंधित है और भक्ति और साहित्य जैसे गौड़ीय वैष्णव आंदोलन के नेता श्री चैतन्य देव की जीवनियां भी इसमें शामिल हैं। तो हमें इसमें सीटेट के लिए क्या इंपोर्टेंट याद रखना है कि जो बंगाली भाषा में लिखा गया साहित्य है वो, उसका नाम क्या है? मंगल काव्य। और मंगल काव्य का मतलब क्या होता है? शुभ, शुभ यानी मांगलिक काव्य। और ये किससे संबंधित है? देवी देवताओं से संबंधित है। इसमें गौड़ीय वैष्णव आंदोलन के नेता, अब देखो गौड़ीय वैष्णव आंदोलन के नेता कौन थे? चैतन्य देव, चैतन्य देव, इनकी जीवन कहानियों का भी वर्णन इसमें किया गया है। और ये था हमारा पहला, जो हमने अभी पढ़ा था कि बंगाल के साहित्य को 2 भागों में बांटा है। तो ये पहला था जो संस्कृत का ऋणी है, और दूसरा है इसमें नाथ साहित्य। दूसरा बंगाली साहित्य कौन सा है? नाथ साहित्य। इसमें मैनामती गोपी चंद्र के गीत, मैनामती और गोपी चंद्र के गीत, धर्म ठाकुर की पूजा से संबंधित कहानियां, परी कथाएं, लोक कथाएं और गाथा गीत हैं। तो ये हमें मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये हमें पूरा पैराग्राफ बहुत अच्छे से लर्न करना है कि साहित्य को 2 भागों में बांटा है। पहला संस्कृत का ऋणी है, दूसरा स्वतंत्र है। पहले में मंगल काव्य। आप यहाँ से यहाँ तक ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। अब हम पढ़ते हैं कि मैनामती, गोपीचंद और धर्म ठाकुर के बारे में। नाथ लोग सन्यासी होते थे जो तरह तरह की यौगिक क्रियाएं करते थे। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, नाथ लोग कैसे होते थे? सन्यासी, यौगिक क्रियाएं करते थे। यह गीत विशेष जो अक्सर अभिनीत किया जाता है, ये बताता है कि रानी मैनामती ने अपने पुत्र गोपी चंद्र को अनेक बाधाओं के समक्ष संन्यास का मार्ग अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया था। पूछा गया था एक बार सीटेट में कि कौन सी माता थी जिसने अपने पुत्र को संन्यास के लिए प्रेरित किया था, तो वो थी रानी मैनामती और इनके पुत्र का नाम था गोपी चंद्र। अब हम आगे चलते हैं। देखिए पीर और मंदिर, यहाँ पे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है
पीर किसे कहा जाता है? पीर फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है आध्यात्मिक मार्गदर्शन। तो हमें ये याद रखना है, पीर किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का, और इसका शाब्दिक अर्थ होता है मार्गदर्शन। अब देखिए, इससे आगे चलते हैं। हम सिर्फ सीटेट के लिए जो इम्पोर्टेंट है बस वही पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, कभी कभी ऐसा समझा जाता था कि इन नेताओं के पास अलौकिक शक्तियां होती हैं। अभी हमने यहाँ पढ़ा कि ये जो पीर हैं ये आध्यात्मिक मार्गदर्शन करते थे, ठीक है। तो ऐसा माना जाता था कि कुछ नेता या शिक्षक या निर्णायक के रूप में जो व्यक्ति रहते थे, समुदायों को जो गाइड किया करते थे, तो उनके पास अलौकिक शक्तियां होती थी, और स्नेह और आदर से लोग इन्हें पीर कहा करते थे। अब देखिए, पीर श्रेणी में संत या सूफी, अन्य धार्मिक महानुभाव, साहसी उपनिवेशी, दैवत्व प्राप्त सैनिक, योद्धा, विभिन्न हिंदू बौद्ध देवी देवता और यहाँ तक कि जीवात्माएं भी शामिल हैं। तो हम यहाँ समझेंगे कि जीवात्मा या जीववाद क्या है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यह मानना है कि पेड़ पौधों, जड़ वस्तुओं और प्राकृतिक घटनाओं में भी जीवात्म है। इस बात को क्या कहा जाता है? जीववाद कहा जाता है, कि हर चीज में जीवन है। पेड़ पौधों में, जड़ वस्तुओं में, जड़ का मतलब हो गया जो निर्जीव हैं, उन वस्तुओं में भी जीवन माना जाता है, और प्राकृतिक घटनाओं में, इन सभी में जीवात्मा है। तो इसको क्या कहा जाता है? जीववाद कहा जाता है। अब हम इससे आगे चलते हैं, यहाँ कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। देखिए, इन मंदिरों की शक्ल, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इन मंदिरों की शक्ल या आकृति बंगाल की छप्परदार झोपड़ियों की तरह दो चाला 2 छतों वाली या चौचाला 4 छतों वाली होती थी। तो देखिए, हम यहाँ पे पहले छत देखते हैं। ये देखिए, ये छत कैसी है? झोपड़ी जैसी दिखाई दे रही है, ठीक है। ये देखिए, यहाँ से पढ़ते हैं। जैसे जैसे लोगों की सामाजिक अथवा आर्थिक स्थिति सुधरती गई, उन्होंने इन स्मारकों के निर्माण के माध्यम से अपनी प्रतिष्ठा की घोषणा कर दी। जब स्थानीय देवी देवता जो पहले गांव में छान छप्पर वाली झोपड़ियों में पूजा करते थे, उनके पास मंदिर नहीं होते थे तो झोपड़ियों में पूजा करते, तो ब्राह्मणों द्वारा मान्यता प्राप्त कर दी गई और उनकी प्रतिमाएं मंदिरों में स्थापित की जाने लगी। तो ये जो मंदिर है इसकी छत भी झोपड़ी जैसी आकार की है। तो अब वो जो झोपड़ियां होती थी, 2 छतों वाली भी होती थी तो उसे 2 चाला कहा जाता था, 4 छत वाली होती थी तो उसे चौचाला कहा जाता था। तो अब इससे आगे चलते हैं। अब देखिए, मछली भोजन के रूप में। मछली देखिए, ये भोजन संबंधी आदत है, परंपरागत है। जहां पर समुद्र का किनारा होगा वहां के लोग मछलियों को भोजन के रूप में खाते होंगे। तो अब इसमें इंपॉर्टेंट है जो, वो हम डिस्कस करते हैं। ब्राह्मणों को सामिस भोजन, सामिस शब्द का अर्थ सीटेट में एक बार पूछा जा चुका है। सामिस का मतलब होता है मांसाहारी भोजन। सामिस भोजन करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन स्थानीय आहार में मछली की लोकप्रियता को देखते हुए ब्राह्मण धर्म में विशेषज्ञों ने बंगाली ब्राह्मणों के लिए इसे निषेध में ढील दे दी थी, कि जो बंगाली ब्राह्मण है वो मछली का भोजन कर सकते हैं। बृहद धर्म पुराण जो बंगाल में रचित 13वीं शताब्दी का संस्कृत ग्रंथ है। अब देखिए, सीटेट में कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा चुके हैं। पहला, सामिस शब्द का अर्थ पूछा जा चुका है, मांसाहारी होता है। दूसरा, बृहद धर्म पुराण किस भाषा में रचित ग्रंथ है? तो ये संस्कृत ग्रंथ है, बंगाली भाषा में लिखा गया है। ने स्थानीय ब्राह्मणों को कुछ खास किस्मों की मछली खाने की अनुमति दी थी। इस धर्म में किस बात का वर्णन किया गया है? कि वो ब्राह्मण जो थे वो कुछ खास किस्म की मछलियों को खा सकते थे। इससे हम आगे चलते हैं। यूरोप में राष्ट्र राज्यों का उदय। 18वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप के लोग स्वयं को एक साम्राज्य जैसे ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य की प्रजा, किसी चर्च जैसे यूनानी रूढ़िवाद चर्च के सदस्य मानते थे। तो फ्रेंड्स, आई होप कि इसमें कुछ खास ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ से हम पढ़ते हैं। प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में, देखिए, प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में रोमानिया में विद्यालयी पाठ्य पुस्तकें ग्रीक के स्थान पर रोमानियम में लिखी जाने लगी थी। तो रोमानिया की भाषा क्या थी? रोमानियन भाषा थी। और हंगरी में लैटिन के स्थान पर हंगेरियन, ये हंगरी की भाषा है, हंगेरियन, ठीक है, राजभाषा के रूप में अपनाया गया है। और इस प्रकार की अन्य प्रक्रियाओं ने लोगों को यह बोध कराया कि
प्रत्येक भाषी समुदाय एक अलग राष्ट्र था। हमने पढ़ा था शुरू में, क्षेत्रीय संस्कृति किस पे आधारित थी? हमारी भाषा, संस्कृति, रहन सहन, खान पान और वेशभूषा पे आधारित थी। जिस क्षेत्र में बोली जाती थी वो वहीं की क्षेत्रीय संस्कृति बन जाती थी। तो इसी तरह से जो भाषा थी, जैसे हंगरी में बोली जाने लगी तो हंगेरियन भाषा हो गई, रोमन में बोली जाने लगी तो रोमानियन हो गई, ग्रीक के स्थान पर रोमानियन, रोमानिया में बोली जाने लगी रोमानियन हो गई। तो जो भाषी समुदाय एक अलग राष्ट्र बन गया था। और 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में इटली और जर्मनी के एकीकरण देखिए के लिए आंदोलनों ने इस भावना को और अधिक बल दिया था। आई होप फ्रेंड्स कि आपको सभी टॉपिक जितने अभी डिस्कस किए हैं वो सब समझ में आए होंगे, जो कि सीटेट के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स फिर से एक बार, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को टच करें। और फिर मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।